भू-आकृतियाँ तथा उसके विकास। भू-आकृतियाँ पृथ्वी के धरातल पर मौजूद विभिन्न आकृतियाँ व विशेषताएँ हैं जो जल, वायु, अन्य प्राकृतिक बलों के कारण साथ के साथ बदलती रहती हैं, जिससे निरंतर विकसित भूदृश्य का निर्माण होता है। इन अध्याय में विभिन्न भू-आकृतिक भौगोलिक कारकों का अध्ययन करेंगे जो इन भू-आकृतियों के निर्माण में भूमिका निभाते हैं। भू-आकृतिक निर्माण। प्रत्येक भू-आकृति की अपनी विशिष्ट भौतिक आकृति, आकार, पदार्थ होते हैं जो कि कुछ भू प्रक्रियाओं एवं उनके कारकों द्वारा निर्मित होते हैं। भू-आकृतिक कारक ऐसे प्रवाहित जल और भूमिगत जल, वायु, हिमनद और तरंग पृथ्वी के धरातल पदार्थ के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। ये कारक पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न प्रकार के परिवर्तन शुरू करते हैं, जैसे अपरदन, पृथ्वी के धरातल का क्षरण तथा निक्षेपण, जिसके कारण अपरदित पदार्थ को नए स्थानों पर ले जाया जाता है, निक्षेपित किया जाता है। एक स्थलबद्ध विकास की अवस्थाओं से गुजरता है, जिसकी तुलना जीवन की आवश्यकताओं युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था से की जा सकती है। विकास में एक भू-आकृतिक प्रकार से दूसरे भू-आकृतिक में क्रमिक परिवर्तन शामिल होता है। ये चरण भूवैज्ञानिक काल में विकसित होने और रूपांतरित होने के साथ साथ भू-आकृतियों की गतिशील प्रकृति को दर्शाते हैं। प्रवाहित जल में वर्षा वाले क्षेत्रों में नदियों और सरिताओं की तरह प्रवाहित जल भूमि को महत्वपूर्ण कार्य के रूप में आकार देते हैं। प्रवाहित जल के दो मुख्य घटक हैं। एक परत के रूप में धरातल पर मौजूद है और दूसरा घाटियों और नदियों के रूप में मौजूद रैखिक प्रवाह है। प्रारंभ में तेज प्रवाहित होने वाली नदियाँ अधोमुखी कटाव के कारण गहरी घाटियाँ और जलप्रपात बनाती हैं। जैसे जैसे निरंतर कटाव के कारण उनकी गति मंद होती जाती है, वे अवसादी पदार्थ का निक्षेपण करती हैं, जिससे समतल मैदान निर्मित होते हैं। एक मंद उच्चावच पर यंत्र-तंत्र अवरोधी चट्टानों के अवशेष दिखाई देते हैं, जिन्हें मोनोडॉक कहते हैं। नदी अपरदन के द्वारा बने इस प्रकार के मैदान समप्राय मैदान या पेनिप्लेन कहलाते हैं। प्रवाहित जल के कारण बनी भू-आकृतियाँ 3 चरणों में विकसित होती हैं। युवावस्था। इस अवस्था में नदियों की संख्या बहुत कम होती है। ये नदियाँ उथली वी आकार की घाटियाँ बनाती हैं, जिससे बाढ़ के मैदान लगभग अनुपस्थित या सक्रिय बाढ़ मैदान मुख्य नदी के साथ पाए जाते हैं। जल विभाजक अत्यधिक विस्तृत, चौड़े व समतल होते हैं, जिसमें दलदल व झीलें होती हैं। इन ऊंचे समतल धरातल पर नदी विसर्प विकसित होते हैं। कठोर चट्टानों पर जलप्रपात और क्षिप्रिकाएँ निर्मित होती हैं। प्रौढ़ावस्था। इस अवस्था में नदियों की जल की मात्रा अधिक होती है और सहायक नदियाँ भी इसमें आकर मिलती हैं। नदी घाटियाँ वी आकार की लेकिन गहरी होती हैं। मुख्य नदी के व्यापक और विस्तृत होने से विस्तृत बाढ़ के मैदान पाए जाते हैं, जिससे घाटी के भीतर ही नदी विसर्प बनती हुई प्रवाहित होती है। युवावस्था में निर्मित समतल विस्तृत अंतर नदी दलदली क्षेत्र लुप्त हो जाते हैं और नदी विभाजक स्पष्ट होते हैं। जलप्रपात व क्षिप्रिकाएँ लुप्त हो जाती हैं। वृद्धावस्था। इस चरण में नदियाँ स्वतंत्र रूप में विस्तृत बाढ़ के मैदानों में बहती हुई नदी विसर्प प्राकृतिक तटबंध, गोखुर झील आदि बनाते हैं। विभाजक विस्तृत तथा समतल होते हैं, जिसमें झील दलदल पाए जाते हैं। अधिकतर भूदृश्य समतल के बराबर या थोड़े ऊंचे होते हैं। प्रवाहित जल से निर्मित अपरदित स्थल रूप घाटियाँ जब छोटी होती हैं, छोटी क्षुद्र सरिताओं में लंबी विस्तृत अवनलिका में परिवर्तित हो जाती हैं, तो जो धीरे धीरे और गहरी होती जाती हैं। ये चौड़ी व लंबी होकर घाटियों का रूप धारण करती हैं। चट्टान के प्रकार और संरचना के आधार पर घाटियाँ वी आकार की घाटी, गार्ज, कैनियन आदि में वर्गीकृत
की जा सकती हैं। गार्ज एक गहरी सकरी घाटी है जो जिसके दोनों पार्श्व तीव्र ढाल होते हैं। तीव्र ढाल होते हैं। एक कैनियन के किनारे भी खड़ी ढाल वाले कैनियन के किनारे भी खड़ी ढाल होते हैं। यह भी गार्ज की ही भांति गहरी होती है। गार्ज की चौड़ाई उसके तल व ऊपरी भाग में लगभग एक समान होती है। जलगर्तिका एवं अवनमित कुंड पहाड़ी क्षेत्रों में नदी जल में अपरदित छोटे चट्टानी टुकड़े छोटे गर्त में फंसकर वृत्ताकार रूप में घूमते हैं, जिन्हें जलगर्तिका कहते हैं। आरंभिक अवस्था में ये छोटे गड्ढों के रूप में विकसित होते हैं जो कंकड़ और पत्थर जमा करते हैं। धीरे धीरे गहरे तथा चौड़े होते जाते हैं। जलप्रपातों के तल में ऐसे विशाल व गहरे कुंड अवनमित कुंड कहलाते हैं। अधःकर्तित विसर्प या गभीरीभूत विसर्प नदी विकास के शुरुआती चरणों में मंद ढालों पर बहती हुई नदियाँ वक्रित होकर बहती हैं एवं नदी विसर्पों का निर्माण करती हैं। निरंतर अपरदन के कारण ये विसर्प और अधिक विस्तृत तथा गहरे हो जाते हैं एवं कठोर चट्टानों वाले क्षेत्रों में अब अधःकर्तित विसर्प या गभीरभूत विसर्प का निर्माण करते हैं। नदी वेदिकाएं प्रारंभिक बाढ़ मैदानों या पुरानी नदी घाटियों के तलों के चिन्ह हैं। ये जलोढ़ रहित मूसलाधार चट्टानों के धरातल या नदियों के तल हैं जो निक्षेपित जलोढ़ वेदिकाओं के रूप में पाए जाते हैं। नदी वेदिकाएं मुख्यतः अपरदित स्थलरुद्ध हैं क्योंकि ये नदी निक्षेपित बाढ़ मैदानों में लंबवत अपरदन से निर्मित होते हैं। नदी वेदिकाएं नदी के दोनों तरफ समान ऊंचाई वाले हो सकते हैं। इसके इस रूप को युग्म वेदिकाएं कहते हैं, जब नदी के केवल एक तट या पार्श्व पर वेदिकाएं पाई जाती हैं और दूसरी तरफ इसकी अनुपस्थिति या दूसरे किनारे पर इसकी ऊंचाई वाले पार्श्व से बिल्कुल भिन्न हों तो ऐसी वेदिकाओं को अयुग्मित वेदिकाएं कहते हैं। प्रवाहित जल द्वारा निर्मित निक्षेपित स्थलरुद्ध जलोढ़ पंख इसका निर्माण तब होता है जब भारी अवसादी पदार्थ का वहन करते हुए नदी उच्च स्थलों से प्रवाहित होती हुई गिरिपद व मंद ढाल के मैदानों में प्रवेश करती है। साधारणतः पर्वतीय क्षेत्रों में प्रवाहित नदियाँ भारी व स्थूल आकार के नभ भार को वहन करती हैं। ये मंद ढालों पर ऐसे शंकु के आकार में निक्षेपित कर देती हैं जिसे जलोढ़ पंख कहते हैं। जो नदियाँ जलोढ़ पंख में बहती हैं वे प्रायः अपने वास्तविक बाह्य मार्ग से बहुत दूर तक नहीं बहती हैं बल्कि अपना मार्ग बदल लेती हैं और कई शाखाओं में बढ़ जाती हैं, जिन्हें जल वितरकाएं डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। आर्द्र प्रदेशों में जलोढ़ पंख प्रायः निम्न शंकु की आकृति तथा शीर्ष के पाद पर मंद ढाल वाले होते हैं। शुष्क व आर्द्र शुष्क जलवायुवी प्रदेशों में ये तीव्र ढाल वाले व उच्च शंकु बनाते हैं। डेल्टा नदी और सागरों के मिलन बिंदु पर होते हैं। नदियाँ अपने साथ लाए तलछट को निक्षेपित करती हैं जिससे तटों पर एक शंकु के आकार का डेल्टा निर्मित होता है। डेल्टा में अच्छी तरह से व्यवस्थित और स्थिरीकृत निक्षेप होते हैं, अर्थात मोटे पदार्थ तट के निकट व बारीक कण जैसे जीका मिट्टी गाद आदि सुदूर सागर में निक्षेपित होते हैं। जैसे डेल्टा का आकार बढ़ता है और नदी वितरिकाओं की लंबाई भी बढ़ती जाती है और डेल्टा सागर के अंदर तक बढ़ता रहता है। बाढ़ के मैदान निक्षेपण से विकसित होते हैं। मैदानी इलाकों में रेत गाद और मृदा जैसे महीन पदार्थ निक्षेपित हो जाते हैं। बाढ़ के मैदानों में एक सक्रिय बाढ़ का मैदान नदी के निक्षेपण से घिरा और किनारों के ऊपर एक असक्रिय बाढ़ का मैदान शामिल होता है। असक्रिय बाढ़ के मैदानों में बाढ़ और सरिता निक्षेप होते हैं जो धीरे धीरे परिपक्व सरिताओं द्वारा भर जाते हैं। इन निक्षेपों में गाद और मृदा जैसे महीन कण शामिल होते हैं। ऐसे बाढ़ के मैदान जो डेल्टा क्षेत्रों में बनते हैं डेल्टा मैदान कहलाते हैं। प्राकृतिक तटबंध और विसर्प
रोधिकाएँ प्राकृतिक तटबंध बड़ी नदियों के पार्श्वों में स्थल पदार्थों के रैखिक निम्न व समानांतर कटक के रूप में पाए जाते हैं, जो कई स्थानों पर कटे हुए होते हैं। नदी रोधिकाएँ व या विसर्पी रोधिकाएँ बड़ी नदी विसर्पी के अवतल ढालों पर पाई जाती हैं और ये रोधिकाएँ प्रवाहित जल द्वारा लाए गए तटबंधों के नदी किनारों पर निक्षेपण के कारण बनती हैं। इनकी चौड़ाई व परिच्छेदिका लगभग एक समान होती है। इसके अवसाद निर्मित मिश्रित आकार के होते हैं। नदी विसर्प लूप के समान चैनल प्रारूप हैं जो बड़े बाढ़ के मैदानों और डेल्टा मैदानों पर पाए जाते हैं। इनका निर्माण जलधारा की मंद ढाल, असंगठित अनियमित जलोढ़ क्षेत्रों तथा जल प्रवाह पर कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण होती हैं। जब पैनल की ढाल प्रवणता अत्यंत मंद होती है तो नदी में जल का प्रवाह धीमा हो जाता है और पार्श्वों का कटाव अधिक होता है। नदी तटों पर थोड़ी सी अनियमितताएं भी धीरे धीरे मोड़ों के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। अवतल किनारे पर सक्रिय निक्षेपण होता है, जबकि उत्तल किनारों पर अधोमुखी कटाव होता है। विसर्पों की विशेषताओं में तीव्र कगार वाले कटे फटे किनारे और लंबे मंद ढाल युक्त उत्तल किनारे शामिल हैं। उत्तल किनारों का ढाल मंद होता है और विसर्पों के गहरे छल्ले के आकार में विकसित हो जाने पर ये अंदरूनी भागों पर अपरदन के कारण कट जाते हैं और गोकुल झील बन जाती है। भौम जल भूभागों के अपरदन से और भू आकृतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विशेष रूप से चूना पत्थर तथा डोलोमाइट जैसी कैल्शियम कार्बोनेट युक्त चट्टान क्षेत्रों में प्रमुख जल प्रक्रियाओं में घोलीकरण और अवक्षेपण शामिल है। भौम जल द्वारा घुलन प्रक्रिया, जिसके निक्षेपण प्रक्रिया से बने स्थल रूपों को कास्ट स्थलाकृति के नाम से जाना जाता है। भौम जल द्वारा निर्मित अपरदित स्थल रूप विलयन रंध्र चूना पत्थर चट्टानों वाले क्षेत्रों की सतह पर घुलन क्रिया द्वारा छोटे से मध्यम आकार के गोल या छोटे घोल गर्तों का निर्माण होता है, जिन्हें विलयन रंध्र कहते हैं। इसका विकास चूना युक्त चट्टानों पर भौम जल की घुलन प्रक्रिया द्वारा होता है। घोल रंध्र ये ऊपर की ओर वृत्ताकार और नीचे की ओर कीप की आकार के छिद्र हैं। ये दो प्रकार से बनते हैं। कुछ पूरी तरह से घुलन प्रक्रिया के माध्यम से बनते हैं, जहाँ चूना पत्थर समय के साथ घुल जाता है, जिसमें गातों का निर्माण होता है। ध्वस्त घोल रंध्र या डोलाइन तब निर्मित होते हैं जब भूमिगत कंदरा की छत ढह जाती है, जिससे सतह पर गर्त या रंध्र निर्मित हो जाता है। घाटी रंध्र या युवाला, जब घोल रंध्र या डोलाइन इन कंदराओं की छत की गिरने से या पदार्थों के स्खलन द्वारा आपस में मिल जाते हैं तो लंबी तंग तथा विस्तृत खाइयाँ बनती हैं, जिन्हें घाटी रंध्र या युवाला कहते हैं। लेपीज चूना युक्त चट्टानों के अपरदित भाग इन गर्तों या खाइयों के निर्माण में शामिल या समाप्त हो जाते हैं तथा पूरे क्षेत्र में अत्यधिक अनियमित पतले नुकीले कटक आदि रह जाते हैं, जिन्हें लेपीज कहते हैं। इन कटकों या लेपीज का निर्माण चट्टानों की संधियों में भिन्न घुलन प्रक्रियाओं द्वारा होता है। कभी कभी लेपीज के ये विस्तृत क्षेत्र समतल चूना युक्त चबूतरों में परिवर्तित हो जाते हैं। कंदराएं उन क्षेत्रों में बनती हैं जहाँ चट्टानों के एकांतर संस्तर हो। सैल पत्थर, बालू पत्थर व कॉर्डजाइट और इनके बीच में अगर चूना पत्थर व डोलोमाइट चट्टान हो, या जहाँ सघन चूना पत्थर चट्टानों के संस्तर हों, तो कंदराओं का निर्माण होता है। जल दरारों व संधियों से रिसकर सैल संस्तर के साथ क्षैतिज अवस्था में बहता है। इसी तल
संस्तर के सहारे चूना चट्टानें घुलती हैं और लंबे एवं तंग विस्तृत रिक्त स्थान बनते हैं, जिन्हें कंदराएं कहा जाता है। प्रायः कंदराओं का एक खुला मुख होता है, जिससे कंदरा सरिताएं बाहर निकलती हैं। ये ऐसी सरिताएं जिनके दोनों सिरे खुले हों, उन्हें सुरंगें कहा जाता है। भौम जल द्वारा निर्मित निक्षेपित स्थल रूप कैल्शियम कार्बोनेट निक्षेप चूना पत्थर चट्टानों मुख्य रसायन कैल्शियम कार्बोनेट है, जो कार्बन युक्त जल वर्षा में घुला हुआ कार्बन में शीघ्रता से घुल जाता है। जब इन जल का वाष्पीकरण होता है तो घुले हुए कैल्शियम कार्बोनेट का निक्षेपण हो जाता है। तब या जब चट्टानों की छत में वाष्पीकरण के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है तो कैल्शियम कार्बोनेट की चट्टानें धरातल पर टपकने से निक्षेपण हो जाती हैं। स्टैलेक्टाइट विभिन्न मोटाई के लटकते हुए स्तंभ युक्त जैसी संरचना है। प्रायः ये आकार या कंदराओं की छत के पास मोटे होते हैं, अंत के छोर पर पतले होते जाते हैं। ये अनेक आकारों में दिखाई देते हैं। स्टैलेग्माइट कंदराओं के फर्श से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। वास्तव में स्टैलेग्माइट कंदराओं की छत के धरातल पर टपकने वाले चूना मिश्रित जल से बनते हैं या स्टैलेक्टाइट के ठीक नीचे पतले पाइप की आकृति से बनते हैं। स्टैलेग्माइट एक स्तंभ के एक चपटी तस्तरी नुमा आकार में या समतल अथवा क्रेटर नुमा गड्ढे के आकार से विकसित हो जाते हैं। स्तंभ स्टैलेक्टाइट स्टैलेग्माइट्स एक साथ विलीन हो सकते हैं, जिससे स्तंभ और स्तंभ के समान संरचनाएं निर्मित हो सकती हैं, जिससे प्रत्येक अद्वितीय आकार की होती है। हिमनद पृथ्वी पर परत के रूप में हिम प्रवाह या पर्वतीय ढालों से घाटियों में रैखिक प्रवाह के रूप में बहती हिम सहित को हिमनद कहते हैं। उदाहरण के लिए महाद्वीपीय हिमनद या गिरिपद हिमनद वे हिमनद हैं जो बृहद समतल क्षेत्र पर हिम परत के रूप में फैले हैं। पर्वतीय या घाटी हिमनद वे हिमनद जो पर्वतीय ढालों में बहते हैं। प्रवाहित जल के विपरीत हिमनद प्रवाह बहुत धीमा होता है। हिमनद प्रतिदिन कुछ सेंटीमीटर या इससे कम से लेकर कुछ मीटर तक प्रवाहित हो सकते हैं। हिमनद मुख्यतः गुरुत्व बल के कारण गतिमान होते हैं। हिमनद अपने अत्यधिक भार के कारण घर्षण उत्पन्न करते हैं, जिससे ये बल अपरदन के कारण कारक बनते हैं। हिमनद द्वारा कर्षित चट्टानी पदार्थ प्रायः बड़े गोलार्ध व शैलखंड इसके तल में ही इसके साथ अपरदित होते हैं या घाटियों के किनारे पर अपघर्षण व घर्षण द्वारा अत्यधिक अपरदन करते हैं। हिमनद अपक्षेपण रहित चट्टानों का भी प्रभावशाली अपरदन करते हैं, जिससे ऊंचे पर्वत छोटी पहाड़ियों व मैदान में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे जैसे हिमनद संचलित होते हैं, ये मलबा हटाते हैं, विभाजक नीचे हो जाते हैं, अंततः ढाल निम्न हो जाते हैं। निम्न पहाड़ियाँ विशाल बाह्य मैदान व अन्य निक्षेपित स्थल रूपों वाला एक हिमानी रह जाता है। हिमनद द्वारा अपरदित स्थल रूप सर्क गहरे लंबे चौड़े गर्त या बेसिन है जो आमतौर पर हिमनद घाटियों के शीर्ष पर स्थित होते हैं। सर्क में अक्सर झीलें देखने को मिलती हैं, जिन्हें सर्क या टॉर्न झील के नाम से जाना जाता है। गिरिसंग और सेरेटेड कटक गिरिसंग नुकीले चोटियां हैं जो सर्क दीवारों के शीर्ष अपरदन के कारण बनती हैं। जब कई विकिरणित हिमनद निरंतर शीर्ष पर तब तक अपरदन जारी रखे तब तक कि उसके तल आपस में मिल जाए तो एक तीव्र किनारों वाली नुकीली चोटी का निर्माण होता है, जिन्हें गिरिशृंग कहते हैं। लगातार अपरदन से
सड़क के दोनों तरफ की दीवारें तंग हो जाती हैं। इसका आकार कंघी या आरी के समान कटकों के रूप में हो जाता है, जिन्हें अरेत कहते हैं। हिमनद घाटी या गर्त हिमनीकृत घाटियाँ गर्त की भांति होती हैं, जो आकार में यू के अंग्रेजी के अक्षर यू जैसी होती हैं, जिनके तल चौड़े व किनारे चिकने तथा ढाल तीव्र। इन घाटियों में मलबा या मोराइन एवं कभी कभी झीलें भी देखने को मिल सकती हैं। मुख्य हिमनद घाटी के किनारे पर अधिक ऊंचाई पर लटकती घाटियां भी पाई जाती हैं। उच्च अक्षांशों में समुद्री जल के जमा होने से गहरे हिमनद गर्तों का निर्माण होता है, जिन्हें फ्योर्ड कहते हैं। हिमनद द्वारा निर्मित निक्षेपित स्थल रूप हिमनद गोलाश्म मृत्तिका हिमनदों के पिघलने के कारण पीछे छूटा हुआ गोला और महीन मलबा है, जिससे इसमें मुख्य रूप से कोणी से लेकर उपकोणी चट्टानें शामिल हैं। हिमनद धावत ये पिघलते हुए हिमनद के रूप में निर्मित मिश्रित रूप में भारी व महीन पदार्थों के निक्षेपण द्वारा निर्मित हिमनदी जलोढ़ निक्षेप हैं, जो प्रायः पदार्थों के स्थिरीकरण और वर्गीकरण की विशेषता है। हिमनद धावत निक्षेपों से चट्टानों के टुकड़े के किनारे कुछ गोलाकार होते हैं। हिमोड़ हिमनद टिल या गोलाश्म मृत्तिका के जमाव की लंबी कटके हैं। स्थानों के आकार पर इन्हें अलग अलग नाम दिए जाते हैं। अधस्थ हिमोड़ हिमनदों के अंत पर पाए जाते हैं, जबकि पार्श्विक हिमोड़ हिमनद घाटियों के समानांतर किनारों पर निर्मित होते हैं। पार्श्विक हिमोड़ अंतस्थ हिमोड़ से मिलकर घोड़े की नाल या अर्ध चंद्राकार कटक का निर्माण करते हैं। कुछ घाटी हिमनद तेजी से पिघलने पर घाटी तल पर हिमनद गोलाश्म मृत्तिका को एक परत के रूप में अव्यवस्थित रूप में छोड़ देते हैं। ऐसे अवस्थित व भिन्न मोटाई के निक्षेप तली या तलस्थ हिमोड़ कहलाते हैं। मध्यस्थ हिमोड़ हिमनद घाटियों के केंद्र में पाए जाते हैं, जो पार्श्विक हिमोड़ से घिरे होते हैं। हालांकि ये पार्श्विक हिमोड़ की अपेक्षा कम स्पष्ट होते हैं और तलछट हिमोड़ के समान हो सकते हैं। एस्कर ये पिघलती हिमनदों के नीचे प्रवाहित जल से निर्मित वक्राकार कटक हैं। अंततः जब हिमनद पिघलते हैं तो जल अपने साथ बड़े गोलाश्म चट्टानी टुकड़े और छोटा चट्टानी मलबा बहा कर लाता है, जो हिमनद के नीचे बर्फ की घाटी में जमा हो जाते हैं। एवं जब बर्फ पिघलती है तो ये एक वक्राकार कटक के रूप में मिलते हैं, जिन्हें एस्कर कहते हैं। हिमानी धावत मैदान हिमानी गिरिपद के मैदानों के अलावा महाद्वीपीय हिमनदों से दूर हिमानी जलोढ़ निक्षेपों में, जिसमें बजरी, रेत, चीका, मिट्टी, मृत्तिका के विस्तृत समतल जड़ों पंख भी शामिल हैं, हिमानी धावत मैदान निर्मित होते हैं। ड्रमलिन हिमनद मृत्तिका के अंडाकार समतल कटक नुमा स्थल रूप है, जिसमें रेत व बजरी के ढेर होते हैं। इसके दो छोर होते हैं। एक छोर हिमनद सम्मुख भाग होता है, जिसे स्टॉस कहा जाता है। दूसरा छोर तुच्छ भाग होता है। सम्मुख भाग पक्ष की अपेक्षा तीखा तीव्र ढाल होता है। ड्रमलिन हमें बता सकते हैं कि हिमनद किस दिशा में बह रहे हैं, क्योंकि ये बर्फ के प्रवाह की दिशा निर्मित होते हैं। तरंग व धाराएं तरंगे समुद्र तट को आकार देने तथा अपर्दन और निक्षेपण का कारण बनने में केंद्रीय भूमिका निभाती हैं। समुद्र तट पर तरंगों का अवमन तीव्रता से होता है, जिससे तट रेखा में परिवर्तित होता है। इसके अतिरिक्त सुनामी तरंगे भी महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं। कंदराओं की क्रिया के साथ तटीय भू आकृतियाँ स्थल और समुद्र तल के विन्यास और तट की प्रकृति पर निर्भर करती हैं। मुख्य रूप से दो प्रकार के तट देखे जाते हैं: ऊंचे चट्टानी तट, जहां अपर्दन संबंधी विशेषताएं प्रमुख होती हैं, तथा
निम्न अवसादी तट, जहाँ मुख्य निक्षेपण संबंधी विशेषताएं प्रमुख होती हैं। ऊंचे चट्टानी तट, इसमें तट रेखा अत्यधिक अनियमित होती है, साथ ही नदियां जलमग्न प्रतीत होती हैं। ऊंचे चट्टानी तटों के सहारे तरंगे अवनमित होकर धरातल पर अत्यधिक बल के साथ प्रवाह करती हैं, जिससे पहाड़ी पार्श्व भृगु का आकार लेते हैं। तरंगों की स्थायी प्रवाह से भृगु शीघ्रता से पीछे हटते हैं और समुद्री भृगु के सम्मुख तरंग घर्षित चबूतरे बन जाते हैं, और जहां अपरदित मलबा निक्षेपित हो जाता है। कालांतर में तरंग घर्षित वेदिकाओं के सामने तरंग निर्मित वेदिकाएं बनती हैं। वेलांचली प्रवाह या वह तरंग अपरदित पदार्थ को सरिताएं सागरीय किनारों पर लंबी तटवर्ती धाराओं की आपूर्ति करती हैं, जिससे पुलिन और जलमग्न रोधिकाएं निर्मित होते हैं। जल रोधिका व तथा स्पिट किसी खाड़ी के मुख पर निर्मित होकर इसके आकार को अवरुद्ध कर देते हैं। तब लैगून निर्मित होते हैं। कालांतर में लैगून स्थल से बहाए गए तलछट से भर जाता है। तटीय मैदान की रचना होती है। निम्न अवसादी तट, इन तटों पर नदियां तटीय मैदानों और डेल्टाओं का निर्माण करके अपने मार्ग का विस्तार करती हैं। ये तट लैगून और ज्वारीय खाड़ियों के साथ समान अथवा चिकने होते हैं। सागरोन्मुख स्थल मंद ढाल लिए होता है। तटों के साथ समुद्री पंख व दलदल पाए जाते हैं। मंद ढाल वाले अवसादी तटों पर तरंगे अवनमित होती हैं, जो तो तल के अवसाद भी दोलित होते हैं। इनके परिवहन से अवरोधिकाएं लैगून व स्पिट निर्मित होते हैं। लैगून कालांतर में दलदल में परिवर्तित हो जाते हैं, जो बाद में तटीय मैदान बनाते हैं। बड़ी नदियां जो अधिक नदभार लाती हैं, जिनके निचले अवसादी तटों के साथ डेल्टा निर्माण में सहायक होती हैं। तरंगों द्वारा अपरदित स्थल रूप तरंग घर्षित भृगु, ये तट के किनारे तीव्र ढाल युक्त भृगु हैं, जिनकी उनकी ऊंचाई 30 मीटर तक हो सकती है। तरंग घर्षित वेदिकाएं, तरंग घर्षित मृदु की तलहटी पर एक मंद ढाल वाला या समतल प्लेटफॉर्म होता है, जो समुद्री भृगु के प्राप्त सैल मलबे से ढका होता है। अगर ये प्लेटफॉर्म तरंग की औसत ऊंचाई से अधिक ऊंचाई पर मिलते हैं तो इन्हें तरंग घर्षित वेदिका कहते हैं। तरंग घर्षित वेदिकाएं एवं भृगु प्रमुख भू आकृतियां हैं, जहां अपर्दन प्रमुख प्रक्रियाएं हैं। कंदराएं भृगु की कठोर चट्टान के विरुद्ध जब तरंगे टकराती हैं तो भृगु के आकार पर रिक्त स्थान बनाती हैं और इन्हें गहराई तक खोखला कर देती हैं, जिससे समुद्री कंदराएं बनाती हैं। समुद्री स्टैक भृगु के निवर्तन से चट्टानों के कुछ अवशेष तरंगों पर अलग थलग छूट जाते हैं। ऐसी अलग थलग प्रतिरोधी चट्टानें जो कभी भृगु के भाग थे, समुद्री स्टैक कहलाते हैं। तरंगों द्वारा निक्षेपित स्थल रूप पुलिन तटरेखा क्षेत्र मुख्यतः निक्षेपण से निर्मित होते हैं, जो कि अधिकतर स्थल से नदियों व सरिताओं द्वारा अथवा तरंगों के अपरदन द्वारा बहाकर लाया गया पदार्थ होता है। पुलिन स्थायी नहीं होते हैं एवं मौसम के आकार के इनके आकार और संरचना में परिवर्तन होता है। अधिकतर पुलिन रेत के आकार के छोटे कणों से बने होते हैं। अत्यधिक छोटी कोटिकाओं तथा गुलास्मिकाओं से निर्मित पुलिन को सिंगल पुलिन कहलाते हैं। टिब्बे पुलिन के ठीक पीछे पुलिन तल की उठाई गई रेत
टिब्बे के रूप में निक्षेपित होती हैं। तटरेखा के समानांतर लंबाई के कटकों के रूप में बने रेत टिब्बे अक्सर निम्न अवसादी तटों पर देखे जा सकते हैं। अपतट रोधिका समुद्री अपतट पर तट के समानांतर पाई जाने वाली रेत और सिंगिल की कटक अपतट रोधिका कहलाती है। रोध रोधिका यह एक ऐसी अपतटीय रोधिका है जो रेत के निर्माण निक्षेपण से ऊपर दिखाई पड़ती है, उसे रोध रोधिका कहते हैं। क्या आप जानते हैं समुद्र के अपतट पर बनी रोधिकाएं तूफान और सुनामी लहरों के आक्रमण के समय सबसे पहले बचाव करती हैं, क्योंकि ये रोधिकाएं इनकी प्रबलता को कम कर देती हैं। इसके बाद रोध पुलिन स्तूप और मैंग्रोव हैं जो इसके प्रबलता को झेलते हैं। अंततः अगर हम तटों के किनारों पर पाए जाने वाले मैंग्रोव व तलछट से छेड़छाड़ करते हैं तो ये तटीय स्थलाकृतियाँ अपरदित हो जाएंगी और मानवीय बस्तियों को तूफान व सुनामी लहरों के सीधे व प्रथम प्रहार झेलने होंगे। स्पिट यह एक प्रकार की रोध रोधिका है जो मुख्य रूप से एक द्वीप, हेडलैंड या खाड़ी के मुहाने तक जुड़ी होती है। ये नदी या खाड़ी के मुहाने पर विकसित होती है। कालांतर में खाड़ी एक लैगून में परिवर्तित हो जाती है। लैगून भी धीरे धीरे स्थल से लाए गए तलछटों से या पुलिन से वायु द्वारा लाए गए तलछट से लैगून के साथ एक चौड़े व विस्तृत तटीय मैदान में विकसित हो जाते हैं। पवनें उष्ण मरुस्थल में पवन एक प्रमुख कारक है। मरुस्थलीय उष्ण धरातलों की शुष्क प्रकृति के कारण वायु तेजी से गर्म होती है, जिससे हल्की गर्म वायु प्रक्षुण्णता के साथ ऊर्ध्वाधर गति करती है। इससे विभिन्न पवन प्रारूपों का निर्माण होता है। पवनें मरुस्थलीय धरातल के साथ साथ भी तीव्र गति से चलती हैं और अनेक मार्ग में रुकावटें पवनों के विक्षोभ उत्पन्न करते हैं। तूफानी वायुएं जो कभी कभार आती हैं अत्यधिक विनाशकारी हो सकती हैं। पवनें अपवाहन, घर्षण आदि द्वारा अपरदन करती हैं। अपवाहन में पवनें धरातल से चट्टानों के छोटे कण व धूल उठाती हैं। वायु की परिवहन की प्रक्रिया में रेत व बजरी आदि औजारों की तरह धरातलीय चट्टानों से टकरा कर घर्षण करती हैं। दूसरी ओर जब वायु में उपस्थित रेत के कण चट्टानों के तल के टकराते हैं तो इसका प्रभाव पवन के वेग पर निर्भर करता है। यह प्रक्रिया बालू घर्षण जैसी है। मरुस्थलीय क्षेत्र में समग्र वर्षा कम होने के बावजूद कभी कभार होने वाली मूसलाधार वर्षा से भी मरुस्थलीय भूदृश्य आकार लेते हैं। ये अधिक वर्षा बड़े पैमाने पर बर्बादी और बाढ़ का कारण बनती है। मरुस्थलीय चट्टानें दैनिक तापमान में अत्यधिक परिवर्तन तेजी से मौसम और मूसलाधार वर्षा के संपर्क में आने से अपक्षेपित सामग्री को हटाने में मदद मिलती है। इस प्रकार पवन आधारित अपरदन निक्षेपण मरुस्थल में विशिष्ट स्थल रूप निर्मित करते हैं। पवनों द्वारा अपरदित स्थल रूप पेडिमेंट और पदस्थली मरुस्थलीय इस भूअधरस्थ का विकास मुख्य रूप से पेडिमेंट के निर्माण और विस्तार के इर्द गिर्द घूमता है। पर्वतों के पाद पर मलबे रहित अथवा मलबे सहित मंद ढाल वाले चट्टानी तल पेडिमेंट कहलाते हैं। पेडिमेंट का निर्माण तटीय पर्वतीय अग्रभाग के अपरदन मुख्यतः सरिताओं के क्षैतिज अपरदन व चादर बाढ़ क्षेत्रों में संयुक्त अपरदन से बनते हैं। संयुक्त अपरदन से होते हैं। अपरदन भू संहति की तीव्र ढाल वाले कोर साथ प्रारंभ होते हैं या
विवर्तनिकी द्वारा नियंत्रित कटावों के तीव्र ढाल वाले पार्श्व पर अपर्दन प्रारंभ होता है। पेडिमेंट का निर्माण तीव्र ढाल के साथ होता है, जिसके पीछे एक भृगु या मुक्त पार्श्व होता है। इन स्थलाकृतियों के अपर्दन में ढलानों के समानांतर पीछे हटने की प्रक्रिया शामिल होती है। जहाँ मंद ढाल तथा मुक्त पार्श्व पीछे हटने लगता है, यह प्रक्रिया पर्वतीय ढालों में पेडिमेंट के विस्तार की ओर ले जाती है। समानांतर ढाल निवर्तन द्वारा पर्वतों के अग्रभाग को अपर्दित करते हुए पेडिमेंट आगे बढ़ते हैं और पर्वत घिसते हुए पीछे हटते हैं तथा धीरे धीरे पर्वतों का अपर्दन हो जाता है और केवल इंसेलबर्ग निर्मित होते हैं, जो अंततः उच्च धरातल आकृति विहीन मैदान में परिवर्तित हो जाता है, जिन्हें पेडी प्लेन या पदस्थली कहते हैं। प्लाया पर्वतों और पहाड़ियों से घिरी हुई घाटियों के केंद्र में बनी उथली झीलें हैं। उच्च वाष्पीकरण दर के कारण प्लाया में अल्पकालिक जल प्रतिधारा होती है तथा इसमें अक्सर लवण निक्षेपित हो जाता है। लवणों से आच्छादित प्लाया चट्टानों को कल्लर भूमि या क्षारीय क्षेत्र कहा जाता है। अपवाहन गर्त और गुहाएं पवनों के एक ही दिशा में स्थायी प्रवाह से चट्टानों के अपक्षय जनित पदार्थों या असंगठित मृदा का अपवाहन होता है, जिसे अपवाहन गर्त निर्मित होते हैं। तीव्र वेग पवन के साथ उड़ने वाले धूल कण अपघर्षण से चट्टानी तल पर उथले गर्त, जिन्हें वात गर्त कहते हैं, बनते हैं। इसमें से कुछ वात गर्त गहरे और विस्तृत हो जाते हैं, जिन्हें गुहा कहते हैं। छत्रप, टेबल और पीठिका शैल पवन के अपर्दन तथा अपघर्षण के कारण प्रतिरोध शैलों के निक्षेप विभिन्न आकार लेते हैं, जैसे कि छत्रक शैल, जिसमें पतला डंठल और गोल नाशपाती के आकार के समान शीर्ष होता है। टेबल शैल में चौड़े सपाट शीर्ष होते हैं। पीठिका शैल खंभों की तरह ऊंची खड़ी होती है। पवनों द्वारा निक्षेपित स्थल रूप पवन निक्षेपित गतिविधियां करते समय एक छटाई करने वाले कारक के रूप में कार्य करती हैं, जो पवन के वेग के आकार पर निर्भर हैं। आकार पर विभिन्न आकार के कणों का परिवहन करती हैं। जब पवन की गति कम हो जाती है तो कणों का आकार के आधार पर निलंबन हो जाता है, जिससे कणों की छटाई हो जाती है। रेत की आपूर्ति व स्थायी पवन दिशा के आकार पर शुष्क प्रदेशों में पवन निक्षेपित स्थल रूप विकसित होते हैं। बालू टिब्बे उष्ण शुष्क मरुस्थल बालू टिब्बों के निर्माण के उपयुक्त स्थान है। इसके निर्माण के लिए अवरोध का होना भी अत्यंत आवश्यक है। बालू टिब्बे विभिन्न प्रकार के होते हैं। बरखान, यह अर्धचंद्राकार टिब्बे जिनकी भुजाएं पवनों की दिशा की ओर निर्देशित होती हैं। परवलिक बलुका टिब्बा, इसका निर्माण तब होता है जब रेतीले धरातल पर आंशिक वनस्पति पाई जाती है। सीफ यह बरखान के समान ही होते हैं, लेकिन पवनों की स्थिति में बदलाव के कारण इसकी केवल एक भुजा होती है। अनुदैर्ध्य टीले, ये लंबी चोटियों के रूप में दिखाई देते हैं, लेकिन ऊंचाई में कम होते हैं। अनुप्रस्थ टीले, ये पवन की दिशा के लंबवत संरेखित होते हैं। जब रेत की आपूर्ति अधिक हो तो अधिकतर नियमित बालू टिब्बे एक दूसरे के
खाना खा लीजिए, एक आपका दूसरे के टाइम है, अभी विलीन हमारी हो रोटी जाते नहीं हैं बनी, और इसमें आपकी से बन गई, कुछ आप खा लीजिए। मानव फिर बस्तियों के हम निकट खाएंगे नहीं तो स्थित बाद हो में, जाते हैं। आधे घंटे बाद हम खाएंगे, इसलिए आप आधे घंटे निष्कर्ष पहले खाइए। निष्कर्ष बता दिया पतनों मम्मी। पर्वतों, मैदानों, घाटियों, मरुस्थलों और तटों पर अपरदन एवं निक्षेपण की ये सभी प्रक्रियाएं, चाहे क्रमिक हो या तीव्र, हमें इस स्मरण कराती हैं कि हमारा ग्रह निरंतर परिवर्तनशील है। इन प्राकृतिक शक्तियों और उनके उनके द्वारा निर्मित भू आकृतियों का अध्ययन करके हम पृथ्वी की गतिशील प्रकृति एवं हमारी पृथ्वी के आकार देने वाली जटिल जटिल प्रक्रियाओं के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। दैनिक तापमान सीमा एक दिन के भीतर तापमान भिन्नता को दर्शाती है एवं इसे दैनिक अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बीच अंतर के रूप में परिभाषित किया जाता है। गोखुर झीलें नदी के मोड़ में अवशोषित नदी के मोड़ के अवशेष हैं। ये झीलें शांत जल की झीलें हैं। ये झीलें अक्सर दलदल बन जाती हैं और जल वाष्पित होने के कारण अक्सर सूख जाती हैं। बालू घर्षण, जब बालू के कणों से युक्त पवन शैल पर्वतों से टकराकर उसे नष्ट कर देती हैं तो उसे घर्षण या बालू घर्षण कहा जाता है।